ओके हाय क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का। एक्चुअली 10th का पेपर 2 जो है आपका पेपर 2 में साइंस का जितने भी साइंटिफिक रीजंस के क्वेश्चंस है, साइंटिफिक रीजंस के क्वेश्चंस होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक्सरसाइज में नहीं दिया गया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक्सरसाइज में दिया गया है। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स में प्रीवियसली पूछा गया है। तो हम पूरे जैसे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 में सारे चैप्टर्स में तो ये क्वेश्चंस नहीं है, जिन जिन चैप्टर्स में भी है उन सारे चैप्टर्स के साइंटिफिक रीजन सॉल्व करेंगे, बिकॉज साइंटिफिक रीजन हर साल 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा ही जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या हो जाता है आपका? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड देन इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन लाइक within the time the changes which is occurring. Up see if in the board examinations once there is asked this questions, duck bill platypus is connected link. अब देखो, डक बिग प्लेटिपस इज कनेक्टेड लिंक। कनेक्टेड लिंक है, किसके साथ लिंक है? तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। जो आपका ये देखो, आपको इस तरीके से डक बिल प्लेटिपस जो एनिमल है इसका फोटो आपको दिया होगा। इसका लिंक किसके साथ है? रेप्टाइल्स और मैमल्स के साथ है। अब देखो, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कैसे होते हैं? रेंगते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेंगना, जिसे नॉर्मली बोला जाता है। मैमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं एंड दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वन। ओके, तो देखो, अब द रेप्टेलियंस कैरेक्टर्स आर लेइंग द हैबिट। अब देखो, जो रेप्टेलियंस होते हैं वो क्या करते हैं? एग लेइंग हैबिट होता है। एग लेइंग हैबिट मतलब वो किसी यंग वन को, जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जो होते हैं वो यंग वन को बर्थ देते हैं, लेकिन जो रेप्टेलियन है वो यंग वन को ना देख के सबसे पहले क्या करते हैं? एग को ले करते हैं एंड देन आफ्टर कुछ टाइम बाद इस एग के अंदर से एक नया एनिमल रिलीज होगा। तो ये किसकी कैरेक्टर? नया एनिमल नहीं, जो मदर है उसी का बेबी रिलीज होगा। तो यहाँ पे रेप्टेलियन कैरेक्टर होगा। लेकिन एज ह्यूमन वी डो नॉट प्रोड्यूस एग। हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम डायरेक्टली यंग वन को, ह्यूमंस की तरह ह्यूमंस को ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रेप्टेलियन कैरेक्टर हो गया। द मैमेलियन कैरेक्टर्स पोसेशंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयरी स्किन। और क्या बताया गया है कि डक बिल प्लेपिटस के पास क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं और हेरी स्किन्स भी होता है। सिंस शोज कैरेक्टर इन बोथ ऑफ दिस क्लास इज कॉल्ड एज अ कनेक्टेड लिंक। यहाँ पे क्या दिया गया है? रेप्टेलियन कैरेक्टर्स भी है और मैमेलियन कैरेक्टर्स भी है। यानी कि अब देखो, जब एक एनिमल जब दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो शो हो रहा है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आपका डक बिल प्लेटिपस जो है वो रेप्टेलियन एंड मैमेलियन दोनों के बीच एक कनेक्टिंग लिंक शेयर करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है कि वो एग को ले कर सके, लाइक रेप्टिलिया, और उसके पास मेमोरी ग्लैंड एंड हेयरी स्किन्स भी होते हैं लाइक अ मैमेलियन। So we call them as the duckbill platypuses have a connected link. आपको ये आंसर बहुत ही स्मॉल वे में दिया है, ठीक है? आपको ये बस पता होना चाहिए कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं और मैमेलियंस क्या होते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 2 में क्या दिया गया है? लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। अगर यहाँ देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? गिव साइंटिफिक रीजंस। गिव साइंटिफिक रीजंस में 1 2 3 4 5, we have a 5 different questions over there and let's solve each one by one. So the first question is oxygen is necessary for complete oxidation of glucose. अब देखो, ये जो है ऑक्सीजन इज नेसेसरी, अगर ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? एरोबिक रिएक्शंस इज कंप्लीट वन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो बच्चों, ये जो आपने पढ़ा था ये कहाँ पढ़ा था आपने? ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर आपने क्रैब साइकिल पढ़ा है, उसके अलावा आपने इसमें ईटीसी साइकिल होता है, ये सारी चीजें देखी है, जिसमें ग्लूकोज का यूज करके हम क्या फॉर्मेशन करते हैं? 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, which is give it to you a energy. Okay, now start from initially when glucose is completely oxidized. Oxidized मतलब
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होता है, ये तो पता है हमें। In cellular respiration, 3 processes take place one after another: the glycolysis, Krebs cycle, and electron transport change of reaction. In the absence of oxygen, only glycolysis can occur. Further, two reactions will not take place. And if glycolysis occurs in the absence of oxygen, they produce alcohol. By anaerobic glycolysis, where 2 molecules of ATP is produced. This result is less energy supplied to the body. Therefore, oxygen is necessary to complete oxidation of glucose. अब देखो मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए now I have to explain you a lot of things. Let me explain it in this way. सबसे पहले ये चीज समझो कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। देखो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करके रखा जाता है एंड जब हम उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज हो गया, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। अब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्यों ब्रेक डाउन करना है? क्योंकि हमें इससे चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो जब हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए से एटीपी तक मिलने, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से लेके एटीपी एनर्जी मिलने तक के लिए 3 स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहला जो होता है साइकिल वो होता है आपका ग्लाइकोलिसिस, दूसरा जो साइकिल होता है वो आपका होता है क्रेब्स साइकिल का, और तीसरा जो साइकिल होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। 3 रिएक्शंस होते हैं एक के बाद एक, इसके बाद ही जाके आपको 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन के मिलता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके बाद 38 ग्लूकोज, ये पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर ये होगा तो इसे हम बोलते हैं एरोबिक रिएक्शन, ठीक है, एरोबिक रिएक्शन। अब इस एरोबिक में हमें एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिल रहा है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन बता दी जाए जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है। तो ऐसे में इस रिएक्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस जो ये आपका फर्स्ट स्टेज है ये होगा, लेकिन यहाँ पे जो एटीपी फॉर्मेशन होती है एट द एंड सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होगा। अब जब 2 एटीपी यहाँ पे दिख रहा है आपको 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी, मतलब यहाँ एनर्जी आपको कम मिलेगी और यहाँ पे एनर्जी आपको क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, ठीक है। जब आपको कम एनर्जी मिलेगी तो कम एटीपी फॉर्मेशन होगा तो आपको एनर्जी भी कम ही मिलेगी। इसी सारी चीज को आपको क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं लेके अनएरोबिक रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें एक तो अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, दूसरा हमको एटीपी भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में। तो इसी को इसलिए हमें जरूरी है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। When glucose is completely oxidized in the aerobic cellular respiration, it produces 38 molecule of ATP. In cellular respiration में 3 प्रोसेस होता है, एक तो होता है आपका ग्लाइकोलिसिस, एक होता है आपका क्रेब्स साइकिल, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली ग्लाइकोलिसिस कैन अकर। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस ही हो सकता है, फर्दर 2 रिएक्शंस नहीं हो रहे। मतलब क्या हुआ, आपका क्रेब्स साइकिल भी नहीं चलेगा, ईटीसी भी साइकिल नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा, जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन ऐसे में तो सिर्फ एक ही हो रहा है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही हो रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ और सिर्फ कितने एटीपी बन रहे हैं, 2। So in anaerobic glycolysis, 2 molecule of ATP will be formed and therefore less energy will be supplied to the body. इसलिए हमें अगर ऑक्सीजन को complete oxidation करना है, ऑक्सीजन is necessary to complete oxidation of glucose. I hope कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस होगा तो 38 एटीपी मिलेगा और एब्सेंट में होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिलेगा। क्यों ऐसा होगा,
क्योंकि क्रेब्स साइकिल और एटीसी चलाने के लिए ऑक्सीजन मैंडेटरी है, इसके बिना रिएक्शंस नहीं हो सकते। जबकि ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास अगर ऑक्सीजन नहीं भी ग्लाइकोलिसिस जो है बिना ऑक्सीजन के चल सकता है, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी प्रोवाइड करता है, इसलिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। Okay, so we have a second question is that fibers are one of the important nutrients. Up see, students, you are already learned that our food containing carbohydrate, fat, proteins, minerals, fibers, all these things we get from the food for a nutrition's purpose. Why we get it? Because of the nutrition's purpose. Now we have to think is that fibers are indigestible substance. Indigestible, that is not digest by our cells, and they are thrown out along with the other useless and undigestible matter. ये क्या कर सकते हैं, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से और दूसरे अनवांटेड अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस हमारी बॉडी से निकल दिए जाते हैं। They add in injection some fibers also help the digestion of other substances. And देखो अगर यहाँ पे दिया है they adds injection, okay, and then after कुछ ऐसे भी होते हैं जो digestion of other substances में help करते हैं। green leafy vegetables जो होते हैं, fruits, cereals are considered as the one of the important in the diet. इसलिए एज द सप्लाई न्यूट्रिशियस फाइबर्स को सप्लाई करते हैं, एंड द फाइबर्स आर कंसिडर एज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। और फाइबर्स को हमने क्या कंसिडर किया है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कंसिडर किया गया है। थ्रू आउट इट्स नॉट लाइक कुछ ऐसे भी होते हैं फाइबर्स जो हमारी बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में निकल जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी है दोज हु प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डाइजेशंस ऑफ डिफरेंट डाइजेशंस एंड देन आफ्टर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशंस टू आवर बॉडी। Now next come to the next question. Cell division is one of the important property of cell and organism. Cell division क्या होता है आपका, एक cells दो बन जाता है, दो cells से 4 cells बनते हैं। Why it is necessary? Because our whole body system is made up of grow, developed, occur after the cell division. So cell division is one of the very essential for the living organisms. So growth and development is possible due to the cell divisions. Of course, our whole body growth and developments occur because of cell division. The emaciated body can be restored only through the cell divisions which added a new cell. Offspring is produced only through the cell division and take place in parents. Of course, एक स्पर्म होता है, एक ओवम होता है। स्पर्म और ओवम से ही हमारा क्या होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट भी एक सेल है, इसी से आपका पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब एक सेल जब तक खुद को डिवाइड नहीं करेगा, डिवीजन जब तक नहीं होगा, आपका आगे क्या बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ही नहीं। तो डिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स आपका क्या हो जाता है, आगे चल के आपका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और एक नया बेबी जो होता है वो डेवलप्ड होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस हेल्प टू राइज न्यू जनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोसिस क्या करता है, हेल्प करता है टू गिव राइज टू न्यू जनरेशन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन meiosis help in the form of haploids gametes यहाँ पे मैंने आपको जो बताया sperm and ovum से जो zygote बना है। All such functions show that the cell division is one of the important property of cells and organisms. Of course, आपको जब ये आंसर लिखना होगा तो आप यही चीज एक्सप्लेन करोगे कि फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हमें सेल डिवीजन जरूरी है। इसके अलावा सेल डिवीजन की वजह से ही एक इंडिविजुअल पूरी तरीके से ग्रो होता है। ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो भी कैसे होता है, ऑफ स्प्रिंग पता है ना आपका, जो पेरेंट्स से एक न्यू बॉर्न जो फॉर्म हो रहा है वो आपका ऑफ स्प्रिंग जो होता है, वो भी आपके पेरेंट्स के दो सेल्स स्पर्म एंड ओवम जिसे हम गैमेट्स भी बोल रहे हैं, उसके डेवलपमेंट से ही जाके पूरी उसकी बॉडी फॉर्मेशन होती है। तो सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये भी बताना है, एसेक्सुअल्स में आपका माइटोसिस का प्रोसेस बताया गया, सेक्सुअल में आपका मियोसिस हेल्प करता है फॉर द हैप्लॉइड गैमेट्स। नेक्स्ट दिया गया है, समटाइम हायर प्लांट एंड एनिमल टू परफॉर्म अनाएरोबिक रेस्पिरेशंस। एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होता है, इन द एब्सेंस, आपका क्या दिया है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिएक्शंस होता है उससे हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अनाएरोबिक रेस्पिरेशंस।
अब देखो यहाँ दिया कि कुछ हायर प्लांट जो है वो क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन करते हैं। अब देखो व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी कम हो जाना ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, पॉसिबल नहीं होगा। ऑफ कोर्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, for aerobic respirations what we need a oxygen, and if there is a insufficient amount of oxygen present, so वहां पे आपका कौन सा रिएक्शन होगा, वहां पे होगा आपका anaerobic reaction या फिर रेस्पिरेशन। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है, सो इन केस फॉर सर्वाइवल, सर्वाइव रहना मतलब जिंदा तो रहना है ना, हायर प्लांट क्या करता है, स्विच ओवर अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन सम एनिमल टिश्यू, इन केसेस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी सेल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। कभी कभी एनिमल टिश्यू क्या करता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं हो, ऑक्सीजन कम हो जाए तो वो भी क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। ओके तो आपको पता है जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो एटीपी के फॉर्मेशन के टाइम सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है, एटीपी के फॉर्मेशन के टाइम हमारे पास जो सबसे पहला साइकिल चलता है दैट इज अवर ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड साइकिल इज अवर जिसे आप बोलते हो क्रैब्स साइकिल, और क्या कहा जाता है इसे और हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। थर्ड इज योर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन या ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शंस। अब हमारे पास दिया गया है कि क्रैब्स साइकिल को और हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर क्रैब्स साइकिल की बात करें तो क्रैब्स साइकिल में आप क्या देखते हैं, लास्ट में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, एसिटल कोएंजाइम ए बच जाता है, और ये इसके साथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और आगे चल के ये फर्दर आपका क्रैब्स साइकिल पूरा स्टार्ट हो जाता है। अब देखो ये देखना है कि यहाँ पे हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं। तो सर हैंस क्रैब जो थे उन्होंने सबसे पहले साइकिल जो था उसको क्रैब साइकिल को प्रपोज किया था, किसने, सर हैंस क्रैब ने। इसे और हम क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल, क्योंकि इनके नाम से रिलेटेड। दिस इज द सीरीज ऑफ साइक्लिक चेन रिएक्शन, साइक्लिक मतलब इस तरीके से ये साइक्लिक फॉर्म में रिएक्शंस आपको दिखाया जाता है। बिगिन विथ किससे स्टार्ट हो रहा है ये, एसिटल कोएंजाइम जो आपने देखा होगा ग्लाइकोलिसिस के एंड में रहता है, एक्ट विद द मॉलिक्यूल ऑफ किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। ये दोनों मिलके आगे रिएक्शन करके फिर यहाँ से आपका एक के बाद एक क्रैब साइकिल पूरा सर्कुलर साइक्लिक फॉर्म में फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, कैटेलाइज करता है यानी स्पीड अप करता है रिएक्शन को, इसमें अलग अलग एंजाइम्स आते हैं। द फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज इट्स कॉल्ड एज अ सिट्रिक एसिड, क्योंकि आपका फर्स्ट जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सिट्रिक होता है, इसलिए द फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इन दिस रिएक्शन is called citric acid and therefore Krebs cycle is also called as a citric acid cycle। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट साइकिल, इस साइकिल में जो सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है दैट इज योर लाइक सिट्रिक एसिड, बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल देम एज द we call them Krebs cycle as a citric acid cycle. I hope you understand that. Okay, so question is that question number 5, water is essential nutrient. We will talk about water and that is essential nutrient, हमारी बॉडी के लिए essential nutrient है। See students, almost every daily basis we are gonna drink 5 to 6 liter of water, and that's a huge amount of water we drink. Why we drink? Because our body is required, our body जो है उसका constituent जो almost 60 to 70% जो किससे बना हुआ है, वाटर से बना गया है। इसके अलावा आपको दिया है जो हमारा प्लाज्मा होता है, किसका प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, आपको पता है जो आपका ब्लड है उसको सेपरेट अगर हम दो हिस्सों में कर देंगे तो वो आपका प्लाज्मा और सीरम दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाएगा। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 90% वाटर से ही बना हुआ होता है, और ईच सेल है 70% ऑफ वाटर बाय वेट। 70% जो है हमारा बॉडी जो होता है इस सेल्स का किससे बना होता है, उसका वेट किसका होता है, आपका पानी से बना होता है।
अगर हम थोड़ा सा भी वाटर लूज कर रहे हैं तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और फंक्शनिंग ऑफ सेल डू नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली ड्यू टू लेस। अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ही नहीं है, हमारी सेल्स में जितना वाटर की जरूरत है अगर उतना नहीं है तो क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी जो होगी उसमें पानी की कमी हो जाएगी और हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी। इसलिए हमने क्या किया है, जिस तरीके से और चीजें हमारी बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट के तौर पे काम करती है, वाटर को भी हमने क्या कंसिडर किया है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट के तौर पर कंसिडर किया है। Okay, I hope you got the points. Now let's move for the next question. Okay, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन 1, आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। फ्लावर इज a स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर को क्या बोला गया है, सेक्सुअल यूनिट बोला गया है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने पता होगा कि जो फ्लावर होता है उसमें ही आपका क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्लांट। जैसे हम इससे बोलते हैं एंडोशियम और गाइनोशियम। देखो, फ्लावर इज a structure unit of sexual reproduction in plant. It consists of 4 floral holes like calyx, corolla, endoecium and gynoecium, arranged in the sequence from outside to inside. Endoecium and gynoecium is the essential holes because they perform functions to reproductions. The calyx and corolla is essential for accessory holes and because they are responsible for the protection of inner holes. Endoecium क्या होता है, वो part of the plant जो क्या करता है, as a male गैमेट के तौर पर काम करता है और एज अ फीमेल में आपका क्या आ जाएगा, गाइनोशियम। अब इसे क्या बोला गया, इसेंशियल होल्स है और दे परफॉर्म इन द रिप्रोडक्शंस एंड वेयर द कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो क्या करता है, एसेसरी होल्स की तरह काम करता है। और इसीलिए इसे जो कि आपकी इनर देखो यहाँ पे आपको जो स्टेमिन है, एंथर है, ये जो पार्ट है ये आपका किस में हो जाता है, एंडोशियम में। मतलब ये सारे पास एज अ मेल गैमेट्स के तौर पर काम करता है और उसके अलावा हमारे पास जो है स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओव्यूल्स हो गया, ये सब किस तरीके से काम करते हैं, गाइनोशियम के तौर पर काम करते हैं। तो ये कैसे हो गया आपका, एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर क्या करता है, ये काम करता है। अब अगर ये दोनों गैमेट्स आपके फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट है, इनसाइड एंड आउटसाइड, इसलिए ऐसा कंसिडर किया जाता है कि फ्लावर जो है स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंडिया शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। अब देखो, फैमिली प्लानिंग इज अ प्रैक्टिस फॉर कंट्रोलिंग अ नंबर ऑफ चाइल्ड one has the interval between their births. Okay, the India is currently facing the problem of population explosions. The population explosions may be lead to overconsumptions of natural resources, may affect the environmental indiscriminately, and they lead to increased poverty, illiteracy, and hence that is the India should family planning to controlling the populations. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमारी इंडिया में एज द पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें बहुत जरूरत है कि हम किस चीज पे फॉलो करें, फैमिली प्लानिंग पे फॉलो करें। अगर हम फैमिली प्लान कर रहे हैं, वी डोंट हैव अ मच चाइल्ड, लाइक एक बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया, नॉट मोर देन दैट। सो इसमें क्या हो जाएगा, हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, इस तरीके से अगर हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो हम पॉपुलेशन कम को क्या कर रहे हैं, कम कर देंगे। जब पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो ओवर जो बहुत ज्यादा कंजप्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो भी कम हो जाएगा, फिर इनडिस्क्रिमिनेशन भी कम होगा, कॉम्पिटिशन भी कम होगा। इस कंडीशन में पॉवर्टी और इलिटरेसी भी कम हो जाएगी। इसलिए इंडिया जैसी कंट्री को जरूरत है कि हम क्या करें, फैमिली प्लानिंग करें, ताकि हम ओवर पॉपुलेशन से क्या कर सके, कंट्रोल कर सके पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रहा है इस चीज को। नेक्स्ट क्या दिया है, चैप्टर नंबर 5 पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 5 पे, चलो 5 पे चैप्टर नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया था आपको, गिव साइंटिफिक रीजंस। हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस देखते हैं।
सबसे पहले द कंस्ट्रक्शन ऑफ टरबाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। ऑफ कोर्स अभी हम क्या कर रहे हैं, टरबाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर टरबाइन जो मूव करता है, मूव करने के लिए हम उसे क्या देते हैं, एक तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हर जगह हर पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, हमारा सोर्स ऑफ फ्यूल जो होता है वो डिफरेंट होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम, जैसे हम अगर विंड प्लांट कर रहे हैं तो वहां पे हम एयर को प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम कोल के लिए पावर प्लांट जो हम यूज कर कोल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पे स्टीम टरबाइन की जरूरत होती है। तो हर जगह हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें ये बताना है क्यों। तो देखो, जनरेटर वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फॉर दिस जनरेटर मस्ट बी रोटेटर। आपका जनरेटर क्या होना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, मूव करना चाहिए। फॉर दिस पर्पज देयर इज अ टरबाइन फॉर ईच जनरेटर। हर जनरेटर, देखो हमारा अल्टीमेटली काम क्या होता है, अगर स्टीम टरबाइन जो है वो स्टीम को आगे पास कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका टरबाइन एक्टिव होगा। टरबाइन एक्टिव हो जाता है, वो मूव करता है। टरबाइन आगे चल के किसको एक्टिव करता है, आपके जनरेटर को। तो हमारा अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि हमारा जनरेटर जो है वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। जैसे आपका जनरेटर एक्टिव होता है, रोटेशन नीड एनर्जी। The turbine has are different according to types of source of energy. Of course, source of energy क्या हो रही है, अगर हम विंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वहां पे स्टीम टरबाइन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे हवा का इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ऐसा ऐसा टरबाइन चाहिए ना जो कोल की एनर्जी को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा अगर हम हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में भी हम क्या नहीं कर सकते, ना ही हम स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल कर सकते, ना ही हम विंड टरबाइन का इस्तेमाल कर सकते। तो जैसा सोर्स ऑफ एनर्जी आ रही है, हमें टरबाइन भी उसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द यूज ऑफ इट्स रोटेशन। देयरफॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टरबाइन डिफरेंट फॉर ईच पावर प्लांट। ठीक है, आपको ये आंसर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि टरबाइन क्या होता है। टरबाइन जो रहता है ये आपका एक तरीके का रोटेटर होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करने पे रोटेट करता है। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करता है टरबाइन, तो यहाँ से एनर्जी आगे जाती है और आपका जनरेटर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं, जिसपे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और यहाँ पे होता है आपका चैन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और टाइप ऑफ चैन रिएक्शंस होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट दिस रिएक्शन आर क्लोजली कंट्रोल, कैसा होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए। इन दिस रिएक्शन इज नॉट मैनेज प्रॉपरली, दे कैन बी प्रोड्यूस न्यूट्रॉन इन अ अनकंट्रोल्ड वे। अनकंट्रोल्ड वे, चलो आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Each released neutron further causes fission 3 uranium, and then after U-235 such uncontrollable reactions can cause hazardous accidents, and it is absolutely necessary to control the fission of reaction in nuclear power plant। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास है यूरेनियम, हमने एक यूरेनियम पे बॉम्बार्डिंग किया, एक किसका, एक न्यूट्रॉन का। जब हम एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करेंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, यूरेनियम जो 92 इसका इलेक्ट्रॉनिक है, ये 235 से ये कन्वर्ट हो जाता है 236 में। अब ये क्या हो जाता है, इसका एटॉमिक मास 235 से 236 हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है और ये रिलीज करता है 3 न्यूट्रॉन। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये आगे चल के अलग अलग 3 अलग अलग यूरेनियम पे रिएक्ट कर पे अटैक करते हैं। फिर ये हर एक क्या करेगा, आपका अलग अलग 1 2 3 न्यूट्रॉन, फिर ये 1 2 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, फिर ये 1 2 3 न्यूट्रॉन, 3 3 3 तीन तीन यूरेनियम से हमारे पास कितने हो गए, 9 यूरेनियम निकल गए। ठीक है, 3 यूरेनियम से 9 यूरेनियम यहाँ पे आपका क्या होगा, रिलीज हुआ। ये आपका फिर सॉरी 3 यूरेनियम से आपका 9 क्या हो गया, न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब देखो ये 9 न्यूट्रॉन फिर आगे जाएगा और फिर आगे चल के क्या करेगा,
और यूरेनियम को जाएगा और उसको क्या करेगा, उसके साथ उससे क्या करेगा, अटैक होगा, उस पर बॉम्बार्डिंग करेगा। तो यहाँ पे और ज्यादा न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, वो और न्यूट्रॉन और यूरेनियम से रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअसली होगा। अगर हमें इस कंटिन्यूअसली रिएक्शन को क्या जरूरत होती है, इसे रोकने की जरूरत होती है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो ये रिएक्शन कैसे होगा, कैसा होगा, इसी तरीके से चलते जाएगा, न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, एक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, फिर 3 आके आगे चल के और 3 यूरेनियम से जाके अब बॉम्बार्ड हो जाएंगे, और ये रिएक्शन चलते रहेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होते रहेगा। अगर इसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, हैजार्डियस रिएक्शन होगा। इसलिए हमें जरूरत है कि हम क्या करें, कंट्रोल द फ्यूजन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमें क्या जरूरत है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो रिएक्शंस हो रहा है उसको क्या करें, फ्यूजन रिएक्शंस को कंट्रोल कर सके, ताकि हमें जितनी जरूरत है उतनी, एब्सोल्युटली जितनी नेसेसरी जरूरत है उतनी ही एनर्जी हम क्या करें, प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए देखो यहाँ पे दिया है, reaction closely control if this reaction is not managed properly this more production of neutron and it न्यूट्रॉन जितना मतलब प्रोड्यूस होगा वो जाएगा और यूरेनियम पे अटैक करेगा, यूरेनियम अनस्टेबल हो जाएगा, फिर जाके और न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, वो और न्यूट्रॉन आगे चल के और ज्यादा यूरेनियम के पास जाएंगे। तो इस तरीके से ये कंट्रोल होना चाहिए। कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअसली रिएक्शन चलते रहेगा। इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें क्या होता है, जरूरत होती है कि हमें उसे क्या करें, कंट्रोल कर सके। इसलिए क्या हो सकता, ताकि किसी तरीके का एक्सीडेंट ना हो, इसलिए जरूरी है कि फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करें इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, hydroelectric energy, solar energy, and then after wind energy is called as a renewable energy. renewable energy क्या होता है, वो एनर्जी जो हमेशा क्या होगा, एग्जिस्टेंस रहेगा उसका। सो देखो ये क्वेश्चन स्टूडेंट से ऑलरेडी 5 बार पूछा जा चुका है अलग अलग ईयर्स में। अब देखो हमारे पास 3 एग्जांपल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसमें हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वाटर को, सोलर एनर्जी में हम यूज करते हैं सनलाइट को, एंड देन विंड एनर्जी में वी यूज विंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी इज obtained respectively flowing water, solar radiations and flowing wind से, ठीक है। अब ये कैसे सोर्स है, वाटर हो गया, रिजर्वोयर, सन, या फिर विंड जो है इनएग्जॉस्टिबल है, इनएग्जॉस्टिबल जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, एंड सस्टेनेबल है, कहीं ना कहीं ज्यादा या कम अमाउंट में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। दे आर नेवर बी अ फिनिश आउट, ये ऐसा नहीं है जो फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट हम बात करें ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स सच एज कोल हो गया, कोल के अलावा अगर हम बात करें फ्यूल्स की बात कर ले, इसके अलावा फॉसिल हो गया, फ्यूल्स हो गया, वो कैसे है, लिमिटेड है, जिन्हें हमें बचा के रखना है आने वाली जनरेशन के लिए। तो दे कैन नॉट बी रीन्यूएबल एंड मे बी गेट एग्जॉस्टेड इन फ्यूचर। इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रिप्लेनिश्ड, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इन सब का सोर्स क्या है, वो पॉइंट आप एक ऐड करोगे। कैसा है ये, सस्टेनेबल है, दूसरे और भी जो सोर्स ऑफ पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं फ्यूल्स को, उससे कंपेयर करोगे और आप बताओगे कि ये आपका क्या होगा, फ्यूचर में रह सकता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस energy from milliwatt to megawatt using solar photovoltaic cell। अब देखो सोलार फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करके इज इट पॉसिबल टू हम मिलीवॉट से मेगावाट तक का क्या कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे क्या दिया है, सोलार पैनल्स कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय कनेक्टिंग सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स इन either सीरीज और पैरेलल। अब देखो सीरीज का क्या मतलब हुआ, जब ये एक सेल है, एक सेल के बाजू में दूसरा सेल, दूसरे का तीसरा, चौथा, पांचवा, हम सेल को सीरीज में रख रहे हैं, तो इससे हम क्या बोलते हैं, सेल इन सीरीज। अब जब इसी सीरीज को हम और दूसरे
दूसरे सीरीज से जब कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हम इसे क्या कह देते हैं, मॉड्यूल। जब ये सेल सीरीज में आया तो इसके लिए एक टर्म जो यूज करें, मॉड्यूल। तो जब मॉड्यूल सीरीज में आ गया तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब इसी स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको एक स्ट्रिंग, 2 3 4। इसी सेम स्ट्रिंग को जब हम पैरेलल इसके नीचे की तरफ अटैच कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं अरे। ठीक है। द कॉम्बिनेशन आर डन इन सच अ वे दैट इट कैन बी गिव डिजायर पोटेंशियल डिफरेंसेस, अगर ये डिजायर पोटेंशियल डिफरेंसेस और हमें करंट दे सके। सोलार स्ट्रिंग्स, अब स्ट्रिंग्स क्या हो गए आपके, ये स्ट्रिंग्स हो गए। द सीरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इज मेड बाय ज्वाइनिंग सोलार पैनल इन अ सीरीज। हमने सोलार पैनल को क्या किया, सीरीज में अरेंज किया और उसे क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो इसे हमने क्या कहा, स्ट्रिंग कहा। when the solar string are joined parallel, parallel मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, हमने क्या किया, स्ट्रिंग को पैरेलली ज्वाइन किया, they are a solar array, therefore by proper combination it become possible to produce energy। अगर हम प्रॉपर इस तरीके से अरेंज करें कि सारे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रॉपर क्रिएट हो, करंट भी प्रॉपर क्रिएट हो, तो यहाँ पे देयरफॉर बाय proper combination it become possible to produce energy from milliwatt to megawatt by using solar energy। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसे प्रॉपर कंबाइन करेंगे तो जाके पॉसिबल होगा सोलार हमें मिली वॉल्ट टू मेगावाट सोलार एनर्जी फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू रिलीज करने में। सबसे पहले एक सेल है, उस सेल को क्या किया, सीरीज में अरेंज किया। जब ये सीरीज में अरेंज है तो इसे मॉड्यूल्स कहते हैं। एक इस मॉड्यूल को जब हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और जब स्ट्रिंग को अरेंज किया पैरेलल में तो इसे हम कहते हैं एरे। तो इस तरीके से अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी डिजायरेबल मिलेगा तो हमें करंट भी डिजायरेबल मिल ही जाएगा। उसके लिए अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के जितने भी लाइक साइंटिफिक रीजंस थे वो बताया मैंने आपको, और इसके अलावा भी मैं आपको और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन वो मैं आपका आगे का 6 से 7 में नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।